हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखोटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। राइट, लास्ट टॉपिक तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, और अभी अपन लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से लाइन स्पेक्ट्रम बनाया जाता है। पहले अपन लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जान लेते हैं। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम बनाया कैसे गया, पहले वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायग्राम तो समझना बहुत इजी है, ये डायग्राम तो समझा जा सकता है, बट पॉइंट ये है सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है ये इसका स्पेक्ट्रम है कौन सा। तो पहले तो आपको बता दिया जाए कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये एमिजन स्पेक्ट्रम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अपन को ये पता होना चाहिए कौन सा स्पेक्ट्रम है। ये एमिजन स्पेक्ट्रम है, मतलब हाइड्रोजन का लाइन एमिजन स्पेक्ट्रम आप लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, कैसे आएगा एमिजन ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये मैं भी आपको बता देता हूं। दूसरी बात ये, हाइड्रोजन तो कभी भी एटम के फॉर्म में रहता ही नहीं है, और हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर तक डिस्कशन किया था, चाहे एमिजन स्पेक्ट्रम हो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, हमेशा और हमेशा हम लोगों ने एटॉमिक फॉर्म में डिस्कस किया था कि एटम के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं और वो हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, बट ये तो एटम के फॉर्म में रहता ही नहीं है। तो क्या किया जाए, तो देखिए सबसे पहले क्या किया जाए। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रहता है। राइट, अब अपन क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। अब बोलो हीट कितनी करनी है, तो हीट बहुत ज़्यादा हीट करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो बहुत ज़्यादा हीट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका है उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दिया जाए। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करोगे तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना, पहले एटम नहीं था, अब एटम बना है, तो इसका मतलब अब इसको और हीट करना पड़ेगा। जब अपन इसको और हीट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम अपन को मिलेगा। एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम मिलेगा तो इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट होता है, फर्स्ट शेल में प्रेजेंट होता है। लेकिन अभी हाइड्रोजन कैसा है, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन में भी प्रेजेंट इन द सेकंड शेल, इलेक्ट्रॉन में भी प्रेजेंट इन द थर्ड शेल, इलेक्ट्रॉन में भी प्रेजेंट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, किसी में भी प्रेजेंट हो सकता है, बस फर्स्ट के अलावा वो किसी में भी प्रेजेंट होता है, तो वो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, उसको एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। क्या हायर एनर्जी लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हायर एनर्जी लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होते तो वो क्या करेंगे, रेडिएशंस क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और जब रेडिएशन से वो रिलीज करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा स्पेक्ट्रम बनेगा, एमिजन स्पेक्ट्रम हमारे को मिलेगा। ठीक है, और सिंस हम सब जानते हैं कि एमिजन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस का टाइप है, तो अपन लोग इसको क्या लिख देते हैं, लाइन एमिजन स्पेक्ट्रम यहाँ पर बनेगा। पहली बात तो ये अपन को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अपन को क्लियर होनी चाहिए। राइट, अब देखो, अब अपन ये एमिजन स्पेक्ट्रम बनाते कैसे हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, मान लो कि इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेवंथ में, और वो कहां पे आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, तो भी तो एमिजन ही हुआ, 7 से निकल के डायरेक्ट फर्स्ट में आ गया। ऐसा भी तो हो सकता था 6 से निकल के फर्स्ट में आ जाता, और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था कि भाई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में हो, वो निकल के फर्स्ट में आ जाए, फोर्थ से निकल के फर्स्ट में आ जाए, थर्ड से निकल के फर्स्ट में आ जाए, या फिर सेकंड से निकल के फर्स्ट में आ जाए। हर केस में बनेगा तो एमिजन स्पेक्ट्रम ही ना। क्यों, क्योंकि हर बार हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है। यस और नो, राइट। आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर 7 से 6th पे आता तो भी तो एमिजन स्पेक्ट्रम ही होता, 7 से 5th पे आ जाता, 7 से 4th पे आ जाता, या 6 से 5th पे आ जाता, तो हर बार बनता तो एमिजन स्पेक्ट्रम ही। यस, यू आर राइट, बनता तो एमिजन स्पेक्ट्रम ही। लेकिन अपन लोग जो है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो डिस्कस करेंगे, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपन साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, किसी भी एक्साइटेड लेवल से आए, किसी भी एक्साइटेड लेवल से आया, किसमें, फर्स्ट शेल में आया। राइट, अब
दूसरा स्पेक्ट्रम कैसे बनाया जा सकता है? देखो दूसरा स्पेक्ट्रम ऐसा बन सकता है, कोई जरूरी था 7 से निकल के फर्स्ट में ही जाए, 7 से निकल के वो थर्ड में, सॉरी सेकंड में भी तो जा सकता था। 6 से निकल के फर्स्ट में जाने की बजाय ऐसा भी तो हो सकता था कि वो 6 से निकल के सेकंड पे चला जाए, 5th से निकल के सेकंड पे चला जाए, 4th से निकल के सेकंड पे चला जाए और 3rd से निकल के सेकंड पे चला जाए। तो ये भी तो एमिजन स्पेक्ट्रम का ही केस है, राइट। हम लोग यहाँ पर क्या फाइनलाइज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ये चीज फिक्स करके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से आना चाहिए एक पर्टिकुलर शेल के अंदर ही। तो यहाँ पे अपन ने क्या डिस्कस किया कि यहाँ पर ये सेकंड शेल के अंदर में आ गए। तो इस तरह से तो ऐसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं कि भाई 7 से निकलो 3rd में आ गया, 6 से निकला 3rd में आ गया, 5th से निकल के 3rd में आ जाए और 4th से निकल के भी 3rd में आ जाए। ऐसा भी हो सकता है 7 से निकल के 4th में आए, 6 से निकल के इलेक्ट्रॉन 4th में आए और 5th से निकल के भी 4th में आए, 7 से निकल के 5th में आ जाए, 6 से निकल के भी 5th में आ जाए, राइट। इधर देखेंगे तो 7 से निकल के 6th में आ जाए, ऐसा ही तो होगा। तो आप देखो आपकी सारी कंडीशन मैंने यहाँ पे फुलफिल की है। 7 से निकल के 6th में भी आ सकता था, 7 से निकल के 5th में भी, 4th में भी, 3rd में भी, 2nd में भी, 1st में भी, राइट। लेकिन अपन ने उसको बेटर स्टडीज के लिए कैटेगराइजेशन कर लिया, राइट। अब देखो ये कैटेगराइजेशन करने की जरूरत क्या थी, ये अपना पूरा स्पेक्ट्रम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो मैं यहाँ से इसको पैक कर देता हूँ, मतलब अब मुझे इससे आगे कुछ बनाने की जरूरत नहीं, राइट ना। ये स्पेक्ट्रम का पार्ट पूरा। अब देखो बात समझो, बात क्या है, बात ये है कि ये ऐसा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ऐसा अपन लोगों को अलग अलग साइंटिस्ट ने ऐसा काम किया, ये अपन नहीं कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हो उसको ऐसा मिक्स भी कर सकते थे। देखो इसका दूसरा फॉर्म भी तो बनाया जा सकता था, एक तरीका देखो, दूसरा फॉर्म से कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। दूसरा फॉर्म बताता हूं, देखो कैसे, ऐसा भी तो बनाया जा सकता था ना। इसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूं, देखो एक बार ये समझ लो, लेकिन इससे कोई रिजल्ट निकलता नहीं है, आप खुद ही देखना। देखो 7 से निकल के 6th में जा सकता था, 7 से निकल के 5th में जा सकता था, 7 से निकल के 4th में जा सकता था, 7 से निकल के 3rd में, 7 से निकल के 2nd में और 7 से निकल के 1st में भी जा सकता था। ऐसा भी तो बन सकता था। और ये भी एमिजन स्पेक्ट्रम का ही टाइप है भाई। हायर एनर्जी लेवल से आ तो हर बार लोअर एनर्जी लेवल पे ही रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें तो कोई नई बात है नहीं, ये तो ऐसा पॉसिबल हो ही सकता है। तो अब अपन को ये सीखना है यहाँ पर कि ऐसा क्यों डिस्कार्ड किया गया। ऐसा इसलिए डिस्कार्ड किया गया क्योंकि हमारे को हायर एनर्जी लेवल किस पे उससे मतलब नहीं है, निकल के किस में आ रहा है उस पे मतलब है। क्योंकि वही तो, एक बात बताओ, एमिजन स्पेक्ट्रम अपन ने क्या पढ़ा था, आप ही बताओ। एमिजन स्पेक्ट्रम अपन ने पढ़ा था कि व्हेन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेबल इट रिलीजेस रेडिएशंस, और जो रेडिएशंस रिलीज होते हैं, एमिटेड रेडिएशंस होते हैं, केवल उन्हीं को ही तो अपन किससे पास कराते हैं, उन्हीं को ही अपन पास कराते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप से। उसी से हमारे को यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर पे या फिर डिटेक्टिव पे या डिटेक्टर पे अपन को रीडिंग्स मिलती है ना। तो देखो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया और उसका नाम निकाला। तो इस सीरीज को क्या बोलते हैं, इस सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज। इस सीरीज का नाम क्या है, लाइमन सीरीज। इसका नाम है बामर सीरीज। मतलब किसी भी हायर एनर्जी से निकल के अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ जाए तो वो कौन सी सीरीज का स्पेक्ट्रम हो गया, बामर सीरीज का स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। किसी भी हायर एनर्जी से निकल के अगर थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसे बोलते हैं पाश्चन सीरीज बोलते हैं इसको, है ना। तो लाइमर, बामर, पाश्चन, इसको बोलते हैं ब्रैकेट। ये हो जाएगा पी फंड, पी फुंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको बोलते हैं हमफरी, राइट। ये तो गलत है, ये तो अपन ऐसा डिस्कशन ही नहीं कर सकते, ठीक है। साइंटिस्ट ने ऐसा क्या कर दिया जो ये नहीं कर पाया, मतलब साइंटिस्ट ने ऐसा किस बेसिस पे किया, तो देखो किस बेसिस पे किया। लाइमन सीरीज जो होती है वो यूवी रेंज के रेडिएशंस होते हैं, तो ये तो अपन को दिखते ही नहीं है, ठीक है। बामर सीरीज जो होती है वो विजिबल रेंज के रेडिएशंस होते हैं। ये जो तीन होती है, ये तीन
इंफ्रारेड रेंज के रेडिएशंस होते हैं, और इसको बोलते हैं फार इंफ्रारेड, मतलब इंफ्रारेड से थोड़ा दूर, ये फार इंफ्रारेड वाले होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब स्पेक्ट्रम का मतलब तो आपको समझ में आया कि किसी भी हायर एनर्जी लेवल से हम एक पर्टिकुलर शेल को फोकस करते हैं कि उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उसको अपन किस किस कैटेगरी में डालेंगे, उसको अपन लोग कैटेगरी में डालेंगे लाइमर में, बामर में, पास्चन में, ब्रैकेट में। बोले ये नाम कहाँ से है, तो ये नाम साइंटिस्ट के ही हैं, उनके नाम पे ही हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, उनकी सीरीज बना दी है, राइट। अब देखते हैं, मेरे दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, या आप लोगों के भी दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, आपने नाम तो लिख दिए यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, कैसे पता चला कि यूवी आएगा कि विजिबल आएगा कि इंफ्रारेड आएगा। तो मैं तो एक इतनी सी बात जानता हूं, चाहे यूवी आए, चाहे विजिबल लाइट हो, चाहे कोई सी भी लाइट हो, अपन लोग ये सारा काम किस पे बेस पे डिस्कशन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बेसिस पे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे आपने लिखा RMIR VUV X गामा कॉस्मो, यही तो है। तो अब आप देखो, हम बोलते हैं इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। हम क्या बोलते हैं, कॉस्मो की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। तो इसका मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। इधर से इधर जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी। अब आप देखो, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ रही होगी, वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ रही होगी, तभी तो इन्होंने रिजल्ट निकाला ना। तो कोई फॉर्मूला है क्या वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करने का? तो देखते हैं वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करने का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं बनाया था, लाइमन ने भी काम किया है, बामर ने भी, पास्चन ने भी, ब्रैकेट ने भी, पी फंड ने भी, इन सब ने काम किया है इसके ऊपर में। तो इसका कोई फॉर्मूला तो बना होगा क्या? हाँ जी, एक फॉर्मूला था। जॉनसन रिडबर्ग एक साइंटिस्ट है जिसने इसका एक फॉर्मूला दिया था। जॉनसन रिडबर्ग ने फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला दिया था वो एक बार देखते हैं क्या दिया था, है ना। तभी अपन को समझ में आएगा कि ये जो पार्ट है कि भाई इसको यूवी, मतलब अभी अपन ने एक और स्पेक्ट्रम बनाया था ना, वो क्यों नहीं बना सकते और सिर्फ यही क्यों बनाया जा रहा है, वो तब अपन को समझ में आएगा। ठीक है, करके देखते हैं। देखो, ये जॉनसन रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया था, न्यू बार इज इक्वल्स टू 109677 1/NF² माइनस 1/NI²। पहले तो ये जान लें कि NF NI है क्या और न्यू बार का मतलब क्या होता है। न्यू बार का मतलब होता है वेव नंबर, और वेव नंबर का मतलब होता है 1/λ। तो भाई अगर अपन इसके अंदर में फाइनल इनिशियल की वैल्यू पुट कर दें तो ये मैथमेटिक्स सॉल्व हो सकती है, और ये मैथमेटिक्स सॉल्व हो जाएगी तो 1/λ की वैल्यू मिल जाएगी। इससे लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। अब मैंने आपको सिखाया था कि अगर विजिबल होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, 400 से 750 नैनोमीटर, पढ़ा था अपन लोगों ने। तो ऐसे ही अपन सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये डेटा अपनी बुक में मिल जाएगा, नहीं होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो बताओ, जब अपन लैम्डा इसमें कैलकुलेट कर लेंगे तो उस दिए हुए डेटा से चेक करके नहीं बता सकते क्या कि वो यूवी का है या विजिबल का है या इंफ्रारेड का है? बता सकते कि नहीं बता सकते, राइट। तो बस उसी बेसिस पे यहाँ पे बनाया गया। अब अपन ये जान रहे हैं कि NF का मतलब क्या है और NI का मतलब क्या है, ठीक है। इनिशियल शेल नंबर in which excited electron is present,
Ni का मतलब इनिशियल शेल, इनिशियल शेल का नंबर जिसमें क्या प्रेजेंट है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। अब इधर देखो फाइनल की बात करेंगे, फाइनल शेल नंबर इन विच इलेक्ट्रॉन हैज अराइव्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, राइट। अब देखो हम लोग ये जान रहे हैं कि हाइड्रोजन, बोर का जो मॉडल है वो भी हाइड्रोजन पे बेस्ड है। बोर ने किसके लिए मॉडल दिया था, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, तो बोर भी इसकी कुछ बात कर रहा होगा। तो बोर ने भी एक फॉर्मूला दिया था अपन को, है ना। तो बोर का क्या फॉर्मूला था यहां पर, वो आप लोग एक बार देखो। बोर का फॉर्मूला था न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 109677 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंस ये जो फॉर्मूला है वो बोर ने किसके लिए दिया था, बोर ने दिया था विजिबल रेडिएशंस के लिए। तो देखो ये तो हम जानते ही हैं, आप लोगों ने अभी सीरीज पढ़ी थी क्या, लाइमन सीरीज यूवी वाली होती है, बामर सीरीज विजिबल वाली होती है। तो बामर सीरीज में किस में आता है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से आ सकता है, लेकिन आएगा 2 में। तो फाइनली किस में आ गया, 2 में आ गया, ठीक है। आना कहां से चाहिए था, तो n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इट मे बी 3, इट मे बी 4, इट मे बी 5, 6, 7, ये कुछ भी हो सकती है। मतलब n का वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या है, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो सही तो बात है। इनिशियली एक्साइटेड स्टेट बताओ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, आप एमिजन करना चाहते हो ना, तो इनिशियली क्या होना चाहिए, 3rd 4th 5th 6th 7th में, वहाँ से ही तो नीचे आएगा 2nd में। आ रहा है बात समझ में। तो बोर का फॉर्मूला और रिडबर्ग का फॉर्मूला एज इट इज सेम है। और ये जो वैल्यू होती है 109677, इसको अपन लोग बोल देते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स, याद रखना इसी चीज का यूनिट है। मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट आपसे पूछा जाए तो 109677 मत बोलना, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, आपको क्या बोलना है, सेंटीमीटर इनवर्स, इसका यूनिट लगाना है आप लोगों को। क्लियर है, फॉर्मूलाज अपन को क्लियर हो गए। अब देखो जितना कुछ पढ़ा है उसको एक बार कवर अप कर लेते हैं और एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सीरीज, यहाँ पे लिखते हैं फाइनल, यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल, और यहाँ पे लिख देते हैं रेंज ऑफ एमिटेड रेडिएशंस, ठीक है। अब देखो सबसे पहली सीरीज अपन ने कौन सी पढ़ी है, अपन ने सबसे पहली सीरीज पढ़ी है लाइमन। एक बार सारी सीरीज के नाम लिख देता हूँ, लाइमर, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड, और लास्ट अपन ने पढ़ा है हमफरी, राइट। इधर देखो लाइमन में फाइनली किस में आया था, फर्स्ट शेल में, बामर में फाइनली सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में और सिक्स्थ में आया था। कहाँ से आया था, इट में कम फ्रॉम सेकंड शेल, कम फ्रॉम थर्ड, कम फ्रॉम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, तभी तो एमिजन होगा, हायर से आना चाहिए ना। सेकंड में आया था तो कहाँ से आ सकता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। जो अपन ने चार्ट बनाया था बस अब उसको आप इस टेबल में कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड शेल में कहाँ से आ सकता है, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, सेवंथ से। फोर्थ शेल में कहाँ से आ सकता है, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, सेवंथ से। इसमें कहाँ से आ सकता है, सिक्स्थ और सेवंथ से। और लास्ट हम्फरी सीरीज में कहाँ से आ सकता है, ओनली सेवंथ से ही तो आ सकता है ना, राइट। तो देखो ये हो गया अपना चार्ट जितना अपन ने पढ़ा था, और अभी एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। तो फॉर्मूला के बेसिस पे अपन लोग लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और लेमडा की वैल्यू जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो अपन को पता चलता है कि लाइमन सीरीज कैसा होता है।
लाइमन सीरीज तो यूवी रेंज वाला होता है, अल्ट्रा वायलेट वाला होता है, ठीक है। बामर कैसा होता है? विजिबल वाला होता है। बामर सीरीज कैसी होती है? विजिबल रेंज के रेडिएशंस एमिट करती है। यहां पर क्या होगा? इंफ्रारेड, नेक्स्ट में भी इंफ्रारेड, नेक्स्ट में भी इंफ्रारेड, और ये हो जाएगा फार इंफ्रारेड। अब आप बोलोगे फार इंफ्रारेड का क्या मतलब है? तो ये किसके बराबर हो गया, किसके लगभग आसपास हो गया? ये मैग्नेटिक के आसपास हो गया, मैग्नेटिक के आसपास हो गया, मैग्नेटिक नहीं है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, मैग्नेटिक नहीं है, मैग्नेटिक के पास वाला है। जैसे आप इसको ऐसा समझ लो, यहाँ पे R, यहाँ पे M, यहाँ पे इंफ्रारेड, यहाँ पे विजिबल, ऐसा ही तो होता है। तो आप देखो इंफ्रारेड यहां से शुरू होकर यहां तक तो होता होगा ना, और उसी तरह से ये मैग्नेटिक होता होगा। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को अपन ने नॉमेनक्लेचर किया है फार इंफ्रारेड। मैग्नेटिक नहीं है, मैग्नेटिक के सबसे नजदीक वाला जो पार्ट है वो फार इंफ्रारेड। क्लियर है? तो फॉर्मूला जो अभी अपन ने चार्ट बनाया था वो सब कुछ इसके अंदर में आ गया। और याद रखना ये साइंटिस्ट के नाम है, साइंटिस्ट ने इसके ऊपर में जो डिस्कशन किया था वो अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखो थ्योरेटिकली तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कवर हो गया, लेकिन अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन बनने के तरीके हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ये देखो आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 कैसा पूछ सकते हैं? एक फॉर्मूला अपन लोगों ने पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ये क्वेश्चन है ना। इसी क्वेश्चन को दूसरा बना देता हूं, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज। मतलब आप पहले क्वेश्चन समझो, सीरीज तो कोई सी भी बदल के दे सकता है, लाइमर, बामर, पाशन कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये चीजें पूछी जाती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये क्या होती है। तो पहले एक बात बताओ, ऐसा होता है या नहीं होता? पहले तो ये बताओ। अपन लोग के फॉर्मूला भी पढ़ गया है, E इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा, यस और नो? फॉर्मूला पढ़ गया है। तो एनर्जी और रेडिएशंस में, एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एक बात बताओ, आपको क्या चाहिए? और बाय द वे ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये किसका है? ये एमिटेड रेडिएशंस का ही तो है ना। तो एमिटेड रेडिएशंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मैं तुमको ट्रिक नहीं बता रहा हूं, मैं तुम लोग को कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि तुम कभी कंफ्यूज भी हो जाओ तो भी आंसर लिख सकते हो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ का वैल्यू कम से कम होना चाहिए, वेवलेंथ का वैल्यू कम से कम, तो इस एमिटेड रेडिएशन का वैल्यू बताओ, एमिटेड रेडिएशन का वैल्यू होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा रेडिएशंस बाहर निकलने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा रेडिएशंस तो तभी बाहर निकल सकते हैं जब हायर से हायर से हायर से हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाए? लाइमन पे आ जाए या सबसे नीचे वाले पे आ जाए, तभी तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ना। भाई एक बात बताओ, किसी इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड शेल है फर्स्ट, वो निकल के चला गया 10वें लेवल पे चला गया, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 10th लेवल पे चला गया, तो 10 से 1 पे आएगा तभी तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ना। 10 से 9th पे आने पे तो थोड़ी सी रिलीज करेगा, 10 से 8 पे आने पे थोड़ी सी रिलीज करेगा, लेकिन 10 से 1 पे आएगा तभी तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। और जब सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी वेवलेंथ कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी।
तो देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जब भी कैलकुलेट करनी हो तो हमेशा याद रखिएगा एन इनिशियल। आता कहां से इलेक्ट्रॉन? इनिशियल से ही तो आता है ना, है ना। तो इनिशियली कहां था? इनफाइनाइट। इनिशियली कहां आएगा? इनफाइनाइट। हम 7वें पे, 8वें पे, 9वें पे, 10वें पे नहीं, इनफाइनाइट पे चला गया था। तो भैया इनफाइनाइट से निकल के कहां पे आ जाए? अब किसकी बात कर रहे हैं? लाइमन के लिए। तो लाइमन की बात कर रहे हो मतलब फाइनली कहां जाना चाहिए? 1 में आ जाना चाहिए। यही तो लाइमन बताता है अपन को। तो इनफाइनाइट से निकल के 1 पे आ जाए। इनफाइनाइट वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, आंसर क्या आ गया? 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। लैम्डा कैलकुलेट कर लोगे, दैट विल बी द हाईएस्ट वेवलेंथ, सॉरी दैट विल बी द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। बताओ कर पाओगे कि नहीं? राइट। अब बोले लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब एनर्जी सबसे कम। यस, एनर्जी सबसे कम कब निकल सकती है? देखो, तो इनिशियली उसको कहां होना चाहिए? इनिशियली उसको होना चाहिए फाइनल वाले से जस्ट ऊपर, बस। मतलब आप ये चाहते हो कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाली जाए, तो इसी के लिए कर लेते हैं। चलो, लाइमन के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी? लाइमन के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी जब सेकंड शेल से निकल के इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ जाए। भाई लाइमन का मतलब ही फर्स्ट होता है, फर्स्ट शेल में आना चाहिए। तो कहां से निकल के आना चाहिए? सेकंड से निकल के आएगा। सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो थोड़ी सी तो एनर्जी रिलीज करेगा। जब इस एनर्जी की वैल्यू कम हो गई तो वेवलेंथ की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी ना। तो बताओ ये दो चीज अपन को समझ में आए क्या? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, कुछ भी पूछ ले, किसी भी सीरीज के लिए पूछ ले, सॉल्व कर पाएंगे क्या? अब बामर सीरीज के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पे फाइनली वो उसको किस में आना चाहिए? 2 में आना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब इनिशियली किस में होना चाहिए था? इसको इनिशियली इसको 3 में होना चाहिए था। तो देखो, इनिशियल का वैल्यू मिल गया, फाइनल का वैल्यू मिल गया, रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? आ रहा है समझ में? तो इस तरह से जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर ये चीज कंप्लीट हो सकती है, राइट। देखो, अब ये 2 क्वेश्चंस और बन सकते हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और दूसरा नंबर ऑफ फाइन लाइंस। क्या मतलब है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ये एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो 5 से निकल के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया? 1 पे आ गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला? 5 से निकला और 1 पे आया। तो देखो, अब अपन को स्पेक्ट्रल लाइंस काउंट करनी है। फॉर्मूला भूल गए हम, है ना। वैसे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, फॉर्मूला भूल गए हम लोग। तो इसका क्या शॉर्टकट है, एक बार आप देख लो, आप तरीका देखो। 5 से निकल के 4 पे, 5 से निकल के 3 पे, 5 से निकल के 2 पे, 5 से निकल के 1 पे हो सकता था। 4 से निकल के, भाई 5 से 4 पे पहुंच गया ये, तो 4 से भी तो जा सकता है। 4 से निकल के 3 पे, 4 से निकल के 2 पे, 4 से निकल के 1 पे भी जा सकता था। ठीक है, अब ये 5 से 3 पे भी तो पहुंचा है, तो 3 से निकल के भी तो 2 पे, 2 से निकल के 3 से निकल के 1 पे जा सकता था। और ये भी तो केस हो सकता था कि वो 2 से निकल के 1 पे चला जाए। तो देखो कितने केसेस हो गए? 4, 3, 2 और 1, सबको जोड़ दो, यही तो होगा ना। टोटल मिला के कितनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस मिली हमारे को, कितनी स्पेक्ट्रम रेखाएं मिली हमारे को? 10। शॉर्टकट देखो, इसका फॉर्मूला है
फाइनली मतलब n2 माइनस n1, n2 मतलब किस में था पहले, ठीक है, किस में था मतलब फिफ्थ में था, किस में पहुंच गया, फर्स्ट में पहुंच गया। इधर देखो 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 5 बाई 2, अल्टीमेटली इट गिव्स 10। आपको ये कोई नहीं पूछेगा 5 से 4 में गया, 5 से 3 में गया, ये सब डिटेल नहीं जानना है, तो अपन इतनी सारी मेहनत पे क्यों जाए, अपन डायरेक्टली फॉर्मूला पे ही आ जाते हैं ना। तो याद रखना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब एक क्वेश्चन और है, ये यहाँ पे अपन को कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि जब इलेक्ट्रॉन, देखो एक एक क्वेश्चन बनाता हूँ, 3 से निकल के, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात है, 3 से निकल के 2 में चला गया, 3 से निकल के 2 में चला गया, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। बताओ नंबर ऑफ फाइन लाइंस बताओ, सूक्ष्म रेखाओं की संख्या बताओ, सूक्ष्म रेखाओं की संख्या, स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या नहीं पूछ रहा है, सूक्ष्म रेखाओं की फाइन लाइंस का नंबर पूछ रहा है। तो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये देखो एक बार, बड़ा ही सिंपल सा काम है, कोई टफ काम नहीं है। एंड दिस कंप्लीट्स योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बस ये लास्ट पार्ट है जहां से क्वेश्चंस अपने को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पूछे जा सकते हैं। देखो थर्ड शेल से निकल के सेकंड शेल पे आना है, राइट। अगर अपन से पूछते कि स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है, तो आंसर होता 1, थर्ड से 2 में आता तो एक ही तो स्पेक्ट्रल लाइन बनती, राइट। तो स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो गई 1, लेकिन फाइन लाइंस कितनी होती है वो देखो एक बार। भाई थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल में 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है, 3s 3p 3d होता है। सेकेंड शेल में 2s होता है और 2p भी होता है। तो फाइन लाइंस मतलब इंटरनल देखोगे तो इंटरनली भी बहुत सारी लाइंस है, तो वो बहुत सारी लाइंस कहाँ से आई, देखो 3s से निकल के 2s में आ जाए, या फिर 3s से निकल के 2p में आ जाए, दोनों में आ सकती है। अब 3s से तो आना था वो आ गई। अब देखो थर्ड से सेकंड पे आना है, 3p से निकल के 2p में आ जाए, या फिर 3p से निकल के 2s में आ जाए। यहां पर देखोगे एरो बना दो इधर, 3d से निकल के 2p में, या फिर 3d से निकल के 2s में। टोटल मिला के कितनी लाइंस हो गई, 6 लाइंस हो गई, राइट। अच्छा अब ऐसे पूछे फोर्थ से निकल के 3 में आ जाए तो क्या करोगे। अब तुम जानते हो 4s 4p 4d और 4f, और यहाँ पे 3 में आना है इसको, तो 3 में आना है इसका मतलब 3s 3p और 3d। यस, तो इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट है कि जिससे निकल रहा है और जिसमें आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 3 से निकल के 2 में आ रहा है तो कितनी फाइन लाइंस बनेंगी, 6 फाइन लाइंस बनेगी। 2 से निकल के 1 में आ गया तो बताओ कितनी फाइन लाइंस बनेंगी, 2 फाइन लाइंस बनेंगी, राइट। ठीक है, जनरली तुमसे शेल नंबर 4 से आगे की चीज नहीं पूछी जाएगी, ठीक है ना। शेल नंबर 4, क्योंकि शेल नंबर 5 करते हो तो यहाँ पर भी 5s होता है, 5p होता है, 5d होता है और 5f होता है। तो इसके अंदर में अपन करेक्ट फाइन लाइंस नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो अपन से ज्यादातर समय यही पूछा जाता है, या तो 4 से, अब देखो 4 से तुमको पूछ ले फर्स्ट में आ जाएगी तो कितनी फाइन लाइंस बनेंगी, 4। फाइन लाइंस की बात हो रही है, स्पेक्ट्रल लाइंस का तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, राइट। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दिस कंप्लीट्स योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। उसके पहले पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे, उससे जो फॉर्मूला डिराइव किए हैं वो डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी अपन लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। एंड दिस कंप्लीट्स today's lecture. That's all for this lecture. Thank you very much.